अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओके, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम मलिहा मुनीर एंड यू आर वाचिंग माई चैनल। ओके, बहुत होगी इंग्लिश। तो बच्चों, आज आप पढ़ने वाले हो द मूविंग चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ हो तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी, यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कितनी लगेगी। तो सही है। अब देखो बेटा, आपने पीछे ना जब ये चार्ज यानी चैप्टर जब शुरू किया था तब हमने क्या क्या पढ़ा था, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं और फिर हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आपने पढ़ा था कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर हो, यानी कोई भी कंडक्टर हो, समझो ये कंडक्टर है आपके पास इन द फॉर्म ऑफ वायर, ठीक है। इसके अंदर से करंट पास करेगा तो इसके अंदर इर्द गिर्द कोई ना कोई फील्ड होगी, ठीक है, ये वाली फील्ड। और इसको आपको कैसे पता चलता था कि ये फील्ड है, नजर थोड़ी आती है। तो पता ऐसे लगा था जब आपने यहाँ पर कंपास नीडल्स रखी तो आपने देखा कि पहले वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में थी, लेकिन जैसे ही यहाँ से करंट पास किया तो उन्होंने खुद को सर्कल में अरेंज कर लिया। लेकिन जैसे ही आपने करंट बंद किया वो दोबारा से फिर नॉर्थ साउथ में चलेगी। तो इसका मतलब है कि जैसे जो कंपास निडल थी मैग्नेटिक यानी परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में बिहेव करती थी, बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने करंट कैरिंग कंडक्टर के इर्द गिर्द बिहेव किया। तो हमें पता चल गया कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके इर्द गिर्द भी कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। आई एम रियली सॉरी कि मुझे जुकाम हुआ है, तो इस वजह से शायद मेरी वॉइस थोड़ी चेंज हो और थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी होगी। सो आई होप यू विल मैनेज। तो अच्छा बच्चों, तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड और आपको ये भी पता चल गया कि हमें कैसे डिस्कवर की थी इसको। अब बात ये है कि हमने उससे आगे पढ़ा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसके अंदर कोई चार्ज पड़ा हो तो वो फोर्स लगाती है। तो क्या ऐसा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर भी कोई चार्ज पड़ा हो तो उसके ऊपर भी कोई फोर्स लगे? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये होता है कि अगर चार्ज रेस्ट पे है तो भी फोर्स लगती है, अगर चार्ज मोशन में है तो भी फोर्स लगती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी फील्ड है इसके अंदर अगर तो चार्ज पड़ा है सुकून से, यानी कोई भी इसके अंदर मोशन नहीं है, तो फिर तो इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर ये थोड़ा सा भी मूव किया यानी इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी हुई तो फिर क्या होगा, फिर इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी जिसकी वजह से इसका पाथ जो होगा, यानी अगर हम इसको सीधा चलाना चाहते हैं तो ये अपने ओरिजिनल पाथ से यानी स्ट्रेट लाइन पाथ से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ उन चार्जेस पर फोर्स लगाती है, किन चार्जेस पर, जिन चार्जेस की कोई ना कोई वेलोसिटी हो। और जिस चार्ज की कोई वेलोसिटी ना हो, यानी अगर कोई रेस्ट पे पड़ा है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ अब ठीक है। तो अगर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा है तो उसकी कोई ना कोई भी यानी वेलोसिटी नहीं है तो उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगी। तो ये तो हो गया आपका मैग्नेटिक फोर्स का इंट्रोडक्शन। तो अब अगर करंट कैरिंग ये कंडक्टर है, इसको अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो तो इसके ऊपर भी एक फोर्स लगती थी, और उस फोर्स को कंसीडर करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमने कौन से दो लॉ पढ़े हैं, यानी आपने तो एक ही लॉ पढ़ा है, वैसे दो होते हैं, बायो सेवर्ट लॉ होता है और एक होता है अम्पेयर सर्कुलर लॉ। तो अम्पेयर वाला तो आपने पढ़ लिया है। लेकिन अब अगर इन मूविंग चार्जेस पर कोई फोर्स लग रही है, इस चार्ज के ऊपर कोई फोर्स लगती है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उसको कैलकुलेट करने के लिए आज का टॉपिक, ठीक है। तो मैं आपको ये प्रूफ भी करके दिखाऊंगी, फार्मूला हम प्रूव करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपका बोरिंग जो, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैथमेटिकल डेरिवेशन जो होती है काफी बोरिंग लगती है, ठीक है, तो सारों को नहीं, कुछ को, ठीक है। तो इससे पहले कि मैं आपको बोरिंग पार्ट शुरू करवा दूं और आपको लेक्चर के शुरू में ही नींद आने लग जाए, ठीक है, और सर्दी भी इतनी है,
तो इसलिए मैं आपको पहले इस जो मैग्नेटिक फोर्स लगती है इसकी सारी एक्सप्लेनेशन दूंगी और उसके बाद फिर हम इसका फार्मूला ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी चार्ज रखा जाए, ठीक है, तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती है, यानी अगर मूविंग चार्ज हो तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती है, ठीक है। और उस फोर्स का फार्मूला होता है एफ एम, इसको मैं एफ मैग्नेटिक के तौर पर लिख रही हूँ, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। परेशान नहीं होना, इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इसकी थ्योरी पे फोकस करो कि ये फोर्स होती कैसी है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये फोर्स जो है वो सिर्फ तब लगती है जब चार्ज मूव कर रहा हो ना, अगर मोशन नहीं है, वेलोसिटी नहीं है, तो कोई फोर्स भी नहीं है, ठीक है। पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर हमें कैसे पता चलता है, क्योंकि हमें पता है ना कि स्टैटिक यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर भी, यानी मिसाल के तौर पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई चार्ज रखो प्लस क्यू, तो उसके ऊपर भी तो फोर्स लगेगी ना, यानी अगर ये मूव कर रहा है तो इसके ऊपर भी फोर्स लगेगी। तो हमें कैसे पता चलता है कि ये फोर्स जो है जो इस चार्ज पर लग रही है, जो इसके पाथ को डिफ्लेक्ट कर रही है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी तो हो सकती है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, उसका सबसे बड़ी जो डिफरेंस है मैग्नेटिक फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स का, वो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज रेस्ट पे पड़ा है तो भी उसके ऊपर फोर्स लगती रहेगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके अंदर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। अगर इसके फॉर्मूला को देखा जाए तो इसके फार्मूला में 3 चीजें हैं, ठीक है। अभी फिलहाल 3 है, चौथी भी आएगी। अभी ये 3 है तो इन तीनों को पहले डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहले नंबर पर तो ये है कि अगर आपका जो Q है इस पे डिपेंड करती है फोर्स, यानी आपकी फोर्स जो है वो कब कब जीरो होगी, है ये ना, ठीक है। तो सबसे पहले इफ Q जीरो, यानी चार्ज जीरो, तो फोर्स भी कोई नहीं, क्योंकि चार्ज पे ही फोर्स लगनी है ना, जीरो, then there will no magnetic force। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपका बॉडी न्यूट्रल है, यानी उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, इंड्यूस नहीं हुआ तो उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लगेगी, सही है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो हमने इसी वीडियो के इसी लेक्चर के शुरू में डिस्कस की थी वो ये है वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई तो फिर आपके चार्ज पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, ठीक है। इफ वेलोसिटी जीरो, force will also be zero, ओके। यानी रेस्ट पे अगर चार्ज होगा तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। अब आगे आ गई मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से तो फोर्स लग रही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ही जीरो होगी तो आपके पास कोई ना कोई फोर्स भी नहीं होगी, ठीक है। तो ये बातें तो सामने ही नजर आ रही हैं। जीरो मैग्नेटिक, सॉरी ये ए है, फोर्स विल आल्सो बी जीरो, ओके। अब ये तो सामने नजर आ रहा है, क्या हो कि आपके पास कोई चार्ज भी हो, आपका चार्ज मूव भी कर रहा हो, उसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में भी रखा हो, लेकिन फिर भी चार्ज पे कोई फोर्स ना लगे, है ना। मतलब अजीब सी बात कि चार्ज भी है, चार्ज मूव भी कर रहा है, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है, फिर भी उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही। अब ये क्यों है? ये इसलिए है, देखो अब ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट नजर आ रहा है, ठीक ऐसे ही है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे लिख लें,
एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर चौथी चीज आ गई है थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर आपका थीटा जो है, साइन जीरो कब होता है, सॉरी, अगर आपका थीटा जो है वो 0 हो या 180 हो, तो फिर भी आपकी जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो 0 होगी। यानी अभी आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल भी है, वेलोसिटी भी है, वो मूव भी कर रहा है, फिर उसके आप ऊपर एक्सटर्नल को मैग्नेटिक फील्ड भी लगाई हुई है, लेकिन बात ये है कि अच्छा यहाँ पर एक बात याद रखना कि ये जो थीटा है ना, ये जो थीटा है ना, ये यहाँ पर v और b के दरमियान में होता है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में होता है। यानी अगर यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी ऊपर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये वाली है, तो अभी यहाँ पर एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ पर थीटा इज एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा अब बात हम कर रहे थे कि अगर थीटा इज इक्वल टू 0 या 180 हो। अब हम देखते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्रीज होगा तो क्या होगा, देखो ये आपके एफ एम इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्रीज, साइन 0 हो जाएगा, तो उसकी वजह से सारे का सारा ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन है वो 0 हो जाएगी और मैग्नेटिक फोर्स आपकी 0। ठीक है, ये हो गया। अब अगर आपकी जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो कितनी हो, यानी थीटा इज इक्वल टू 180 हो, तो फिर भी तो यही होगा, साइन 180 0 होता है। अब इसका भी मतलब मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। देखो साइन 180, तो ये 0, तो ये आपके पास फोर्स भी 0। बेटा अब ये आपको तो पता चल गया कि थीटा जो है वो अगर 0 होगा तो चाहे सारा कुछ ही पूरा है, फोर्स आपके पास नहीं आएगी कोई भी उस चार्ज के ऊपर। और अगर थीटा 180 है, अब थीटा 180 और थीटा 0 का मतलब ये है कि इमेजिन करो आपके पास फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में लगी हुई है, इस डायरेक्शन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। तो अब आपने देखना है कि वेलोसिटी जो है, अगर चार्ज जो है वो भी आपका इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो थीटा कितना होगा, 0। और अगर चार्ज आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो देखो फील्ड इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो जाएगा, 180। तो इसका मतलब है कि अगर चार्ज वेलोसिटी सॉरी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के उल्टी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर लगने वाली फोर्स जो होगी वो 0 होगी। चलो अब हमने ये तो देख लिया कि आपकी फोर्स जो है उसके कितने चांसेस हैं कि वो 0 हो। तो आप इमेजिन करो कि आपके पास सारी चीज़ें पूरी हैं, चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, फिर वेलोसिटी भी है, चार्ज मूव भी कर रहा है और किसी एंगल पे मूव कर रहा है। यानी मिसाल के तौर पर जो आपका ये है वेलोसिटी, ये है मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पर एंगल है थीटा, तो आपको कैसे पता चलेगा कि फोर्स की डायरेक्शन क्या है। अच्छा डायरेक्शन निकालने के लिए ना, सही है, तो अब इसके लिए आपको दिया हुआ राइट हैंड रूल, वो भी हम यूज करेंगे, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट तो आपको आती है ना फर्स्ट ईयर में, वो किसी जमाने में भी पढ़ाई थी आपने फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर में। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि बी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो, राइट हैंड की, एक मिनट हाँ ऐसे बी की डायरेक्शन में उंगलियां रखो और इनको कर्ल करो
वी की डायरेक्शन में उंगलियां, क्योंकि पहला वेक्टर क्या है वी, कहाँ है इसका, वी क्रॉस बी होता है ना, तो जो पहला है वी उसकी तरफ उंगलियां रखो और अपनी उंगलियों को कर्ल करो बी की डायरेक्शन में, और आपके पास ये एंगल जो होगा वो फोर्स होगा। ठीक है, अब इमेजिन कर लो कि आपके पास जो फोर्स है यानी वेलोसिटी जो है उसको आप इस डायरेक्शन में बना लो। ओके, और ये बी जो है वो इस डायरेक्शन में बना लो, और ये है एंगल थीटा। अब आपने क्या करना है कि उंगलियां जो है उसको इस डायरेक्शन में रखना है, राइट हैंड की इस डायरेक्शन में रख लिया, बी की तरफ मूव किया, और थंब नीचे की तरफ है ना, तो इसका मतलब फोर्स जो है वो भी नीचे की तरफ लग रही है। समझ आ गया। और अब आपको पता ही है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का, तो जो इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट होता है वो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होता है, यानी जिस प्लेन में ये है और जिस प्लेन में ये है इन दोनों से वो 90 के एंगल पे होता है, यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड होगा। अब अपवर्ड है या डाउनवर्ड है उसका फैसला आप राइट हैंड रूल से कर सकते हो इजीली। अच्छा, अब इसके अलावा भी एक रूल है जिसको आपकी बुक में बताया हुआ है कि अपना राइट हैंड पकड़ो, उसका जो थंब है उसको आप वी की डायरेक्शन में कर लो, और ये जो उंगलियां हैं उसको बी की डायरेक्शन में कर लो। देखो ये थंब है इस डायरेक्शन में, उंगलियां हैं इस डायरेक्शन में, तो आपकी ये जो पाम होगी वो आपको, यानी जिस डायरेक्शन में पाम है, अच्छा ये ऐसे देखो, ऐसे जिस डायरेक्शन में पाम होगी वो डायरेक्शन आपकी फोर्स की होगी। देखो वी इस डायरेक्शन में है थंब की डायरेक्शन में, बी जो है वो उंगलियों की डायरेक्शन में है, और पाम मेरी अपवर्ड है। देखो फोर्स जब मैंने यहाँ से निकाली थी तो अपवर्ड ही आई थी ना, यानी चाहे आप राइट हैंड जो वेक्टर वाला है वो लगा लो या ये लगा लो। अब इसका भी एक तरीका होता है, अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, तो आपने दोनों को इकट्ठा नहीं करना। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपकी जो अंगूठा है ना, अंगूठा है उसको वी की डायरेक्शन में कर लो, सिर्फ अंगूठे को वी की डायरेक्शन में कर लो, उंगलियां खोलो बी की डायरेक्शन में, और बस पाम आपको खुद से बता देगी। ठीक है ऐसे। अब इस डायरेक्शन में देखो जरा, अब आपने सिर्फ क्या करना है, अपना राइट हैंड का जो अंगूठा है उसको आपने वी की डायरेक्शन में कर लिया। अब देखो बी की डायरेक्शन में कैसे आप उंगलियां करोगे, ऐसे वी की डायरेक्शन में उंगलियां। अब पाम मेरी डाउनवर्ड है तो इसका मतलब फोर्स भी डाउनवर्ड होगी। अच्छा, तो ये हो गया दो तरीका, यानी एक तो आप वेक्टर वाला ला यूज कर सकते हो, वेक्टर वेक्टोरियल राइट हैंड, वो सब बस वेक्टोरियल राइट हैंड उसको कहते तो नहीं है, लेकिन चूंकि ये दोनों राइट हैंड के लिए हैं तो इस वजह से मैं इसको यानी डिस्टिंग्विश करने के लिए वेक्टोरियल राइट हैंड यूज कर रही हूँ। वेक्टोरियल राइट हैंड, और या फिर इसके अलावा आप यूज कर सकते हो दूसरा राइट हैंड। एक फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड वाला भी होता है, वो भी आपको मैं बता दूंगी। अब मैं दोबारा इसको बता दूं, देखो आपने क्या करना है, सिर्फ पहले अंगूठा अपना वी की डायरेक्शन में रख लो, उंगलियां अपनी बी की डायरेक्शन में खोल लो, और ये जो पाम होगी वो आपको बताएगी कि क्या, कि आपका जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी तरह इधर आ जाओ, अंगूठा आपने क्या किया, वी की डायरेक्शन में कर लिया। अब बी किस डायरेक्शन में है, वो इस डायरेक्शन में है, तो पाम आपकी जो होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वो आपको बताएगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड है। ओके, तो जी ये आपके पास 3 रूल हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका प्रूव करना है, यानी ये फार्मूला प्रूव करना है, और उसके बाद हमने करने हैं न्यूमेरिकल्स। ठीक है, यानी एक काम आपका हो गया है, होप्स हो कि आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब भी कोई चार्ज जो होता है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो अगर रेस्ट पे है तो कोई फोर्स नहीं लगती, लेकिन अगर उसको मूव कराया जाता है तो वो अपने पाथ से डिफ्लेक्ट कर जाता है, और इससे आपको पता चलता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगी है, और वो ऐसी फोर्स है जो सिर्फ मोशन की वजह से लग रही है। फिर आपने पढ़ा कि इसका फार्मूला ये होता है, फिर हमने देखा कि फोर्स कब कब जीरो हो सकती है। हमने देखा कि फोर्स अगर चार्ज जीरो है तो भी जीरो होगी, वेलोसिटी जीरो है तो भी जीरो होगी, यानी अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर न्यूट्रल पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई फोर्स नहीं लगेगी।
अगर आप उसकी वेलोसिटी यानी उसको रेस्ट पे रख दोगे तो फोर्स नहीं लगेगी। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं है। अच्छा, फिर आपने देखा कि क्या हो कि अगर इन तीनों चीज़ें जो हैं वो नॉन जीरो हों, यानी तीनों चीज़ें जो हैं वो हों आपके पास, लेकिन फिर भी आपके पास कोई फोर्स ना लग रही हो, तो फिर उसकी वजह ये होती है कि थीटा जो है वो आगे इन्वॉल्व हो जाता है। फिर आपने देखा कि थीटा जीरो हो, यानी अगर आपकी जो वेलोसिटी है, चार्ज भी उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में फील्ड जा रही है, तो फिर आपकी जो चार्ज होता है इस पर कोई फोर्स नहीं लगती। या ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो भी कोई फोर्स नहीं लगती। फिर ये फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमने दो लॉज जो हैं वो देखे। ये आपकी राइट हैंड वाला जो है वो बुक के इसी टॉपिक के लास्ट में दिया हुआ है, और ये वाला राइट हैंड वाला जो है वो साइड बॉक्स में दिया हुआ है। इनको हमने यूज करना सीखा। अब हम देखते हैं कि जो ये फार्मूला जो है वो कहाँ से आया और कैसे प्रूव हुआ। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने पीछे वाला जो अम्पेयर लॉ था उसमें, और उससे पीछे वाला टॉपिक जो था, यानी शुरू वाला जो था इंट्रोडक्शन के बाद दूसरा टॉपिक जो था, उसमें आपने यही पढ़ा था कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगती है। ठीक है, और वो फोर्स का फार्मूला भी हमने ड्राइव किया था। अब वो फोर्स लगती क्यों है? फोर्स इस वजह से लगती है, देखो अगर ये आपके पास कंडक्टर है, देखो ये है कंडक्टर, इसको आपने किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो समझो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपकी ऐसे अपवर्ड, ऐसे, ओके। ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसके अंदर क्या है कि चार्जेस मूव कर रहे हैं। करंट का मतलब यही होता है ना कि चार्जेस की मोशन हो रही है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मूव कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन ये वाली है, और इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्जेस भी इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो हमने तो पहले ही कहा था, यही कहा था ना कि मूविंग चार्जेस जो हैं उनके ऊपर फोर्स लगती है मैग्नेटिक फील्ड में, साके चार्जेस पर लगती नहीं है। तो करंट का मतलब यही है कि इस जो ये जो वायर है इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो मोशन में है, और वही चार्जेस पर टोटली फोर्स लगती है, और वही फोर्स जो चार्जेस पर लगती है एज अ रिजल्ट वो कंडक्टर पे लगती है। अब हम इंटरेस्टेड हैं कि हम ये देखें कि अगर ये एक चार्ज है तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितनी फोर्स लगती है। तो उसके लिए ना पहले आपको याद होगा कि ये जो फोर्स इस पूरे कंडक्टर पे जो फोर्स लगती थी, अच्छा मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। तो अगर आपको याद हो पिछले वाला टॉपिक, तो उसमें आपने पढ़ा था ना क्या, कि जो कंडक्टर के ऊपर फोर्स लगती है ना जिसकी लेंथ एल है, वो होती थी आई इंटू एल क्रॉस बी, यही होती थी ना, लेंथ मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड, यही होती थी। अब देखो बेटा, पहले तो कुछ चीजें हैं जो आप के समझने की हैं, वो ये है कि समझो ये वाली जो तार है ना, ये कंडक्टर जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी ये वाली जो चीज है, ये वाली, ये है ए। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया का पता है आपको? मिसाल के तौर पर ये अगर आपके पास ये वायर है, ठीक है, तो ये जो इसका ऊपर वाला सिरा होगा ना, ये वाला, ये वाला, ये इसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी ऊपर जो सर्कल है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये इसको देख लो, ये इन द फॉर्म ऑफ सर्कल जो है ना, सिर्फ इस सरफेस का जो एरिया होगा ये वाला, ठीक है, उसको हम कहते हैं ये वाला सरफेस एरिया, तो ए है, और इसकी जो लेंथ है वो है एल।
कितनी है एल। ये भी एरिया वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अच्छा, अब आपने देखा कि ये लेंथ है, ये एरिया है। अब आप देखो कि इसके अंदर से जो करंट पास कर रहा है ना, वो पास कर रहा है आई, और इसका वॉल्यूम कितना है, यानी वॉल्यूम है इसका एल, इतना ही होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। अच्छा, तो ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। अब आप मुझे बताओ कि इसके अंदर चार्जेस कैसे आप फाइंड करोगे। अगर इसके यूनिट वॉल्यूम चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम लिख लो। चार्जेस इन यूनिट वॉल्यूम अगर आपके पास समझो n है, ठीक है, यानी 1 मीटर, यूनिट का मतलब यही होता है 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में अगर आपके पास n चार्जेस हैं, तो 2 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 2n ही होंगे। 3 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 3n। सही है। और अगर आपके पास यूनिट वॉल्यूम जो है वो al मीटर क्यूब हो, यानी al है, तो उसके अंदर देखो चार्जेस इन al वॉल्यूम, देखो चार्जेस इन 1 मीटर क्यूब कितने थे, 1n। चार्जेस इन 2 मीटर क्यूब कितने थे, 2n। चार्जेस इन 3 मीटर क्यूब कितने थे, 3n। और चार्जेस इनटू al कितने हैं, aln। समझ आ गई। तो ये आपके पास आ गया NaL। और इसी ये जो al यानी वॉल्यूम है, उसके अंदर जो चार्जेस हैं उनको आप शो करते हो Q से, ALN। अब एक और चीज को जरा ध्यान रखो। देखो बेटा, अगर आपके पास 1Q चार्ज है, चार्ज ऑन 1Q कितना है, Q। बेसिकली इसको हम चार्ज कैरियर बोल सकते हैं, ठीक है। ये चार्जेस नहीं है, बेसिकली चार्ज कैरियर्स हैं। कैरियर कहना ज्यादा आसान है ना, मतलब सही होगा। चार्ज कैरियर यूनिट वॉल्यूम में 1n है, यूनिट चार्ज कैरियर 2 मीटर क्यूब में यानी 2 वॉल्यूम में, 2 यूनिट वॉल्यूम में 2n है, 3 यूनिट वॉल्यूम में 3n है। तो AL में कितने होंगे, ALN। तो चार्ज ऑन 1Q यानी एक चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज है, Q। चार्ज ऑन 2 चार्ज कैरियर्स कितना होगा, 2Q। इसी तरह से 3Q 4Q। और अगर आपके पास इतने चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज ऑन ALN चार्ज कैरियर्स, वो कितने होंगे, ANLQ। इतने ही होगा, इतने ही होंगे ना। तो इसको हम कह देते हैं टोटल चार्ज। ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स थे और ये टोटल चार्ज है, अमाउंट ऑफ चार्ज है। और ये आपके पास आ गया NaLQ, ठीक है। अब आपने लेना है टाइम, क्योंकि यहाँ पे आपको करंट चाहिए ना यहाँ पे। तो करंट निकालने के लिए अब आपको चार्ज आपके पास आ गया, अब आपको चाहिए टाइम। तो टाइम आप कैसे निकालोगे। देखो बेटा, एक चार्ज है वो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगाएगा, t। तो हम जरा इसको पार्टीशन बना लेते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ऐसे, ओके। तो बच्चों देखो मेरी बात सुनो, एक चार्ज है उसकी वेलोसिटी है v, ठीक है। और उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, उसने डिस्टेंस कवर करना है l। तो आपने और टाइम कितना लगाएगा, वो t। आपको पता है t किसके बराबर होता है, v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, d बाई टी के।
v आपको पता है d की जगह पे क्या आ जाएगा, v की जगह पे आ जाएगा l/t। यानी अगर आपने टाइम निकालना है तो टाइम इधर चला जाएगा, l/वेलोसिटी, ये आ गया। समझ आ गई आपको? ओके तो बच्चों ये आपके पास टाइम भी आ गया है अब, सही है, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। अब आप इजीली चार्ज निकाल सकते हो, करंट निकाल सकते हो। करंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्यू यानी आई इज इक्वल टू डेल क्यू बाय डेल टी होता है। तो बेटा मेरी एक बात ध्यान से सुन लो, ये चार्ज कैरियर्स की तादाद है, ये टोटल चार्ज नहीं है इस इतने वॉल्यूम के अंदर। इस वॉल्यूम के अंदर चार्ज कैरियर्स की तादाद है ये वाली, ठीक है। और उन टोटल चार्ज कैरियर पर कितना चार्ज था वो है ये, ठीक है। अब आपने यहाँ पर टोटल चार्ज लिखना है, चार्ज कैरियर की तादाद नहीं लिखनी, इन दोनों चीजों में कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। अब ये आपके पास कितना आया था, डेल क्यू, ये आया था NaLQ, और डेल टी की वैल्यू आई थी L/V। तो ये इससे कैंसिल हो गया और ये v ऊपर चला गया, ये आपके पास आ गया NaVQ। ओके अब आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है। अब आपके पास वही वाला जो कंडक्टर पे फोर्स लगती थी उसी के अंदर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। कैसे बोला, ये फोर्स थी आपके पास, फोर्स कितनी थी, फोर्स थी आपके पास जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगती थी वो थी I L क्रॉस B। तो यहाँ पर I की जगह पे आ जाएगा NaVQ और L क्रॉस B, ये आपके पास फोर्स आ गई। अब बेटा एक और चीज देखो जरा, यहाँ पर ये क्या है, ये टोटल चार्ज कैरियर्स पर जितनी फोर्स लग रही है ना उतनी है। यानी अगर इसके अंदर 1000 चार्ज कैरियर्स हैं तो ये आपको बता रहा है कि 1000 चार्ज कैरियर्स पर कितनी फोर्स लग रही है, ये आपको एक की नहीं बता रहा। अभी ये फार्मूला जो है वो आपको बताता है कि अगर इतनी सी लेंथ के अंदर 1,00,000 चार्ज कैरियर्स हैं या 1,00,000 कूलम का चार्ज है तो 1,00,000 कूलम पर कितनी फोर्स लग रही है, ये अभी आपको ये बताता है। अभी आपको ये नहीं बताता कि एक कूलम चार्ज यानी या एक चार्ज कैरियर जो है उस पर कितनी फोर्स लगती है। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो हम दरमियान में हैं। अभी आप एक और बात देखो जरा, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, तो अब अगर हमने L वेक्टर लेना हो यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी अभी वेक्टर नहीं है सॉरी, ये VL, जरा इसको गौर करो, इसकी वैल्यूज हम थोड़ा अलग करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और फिर हम इसको ऊपर पुट करेंगे। देखो बेटा कोई भी वेक्टर जो होता है उसको लिखने का तरीका क्या होता है, यानी अगर आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है, देखो अगर आपके पास एक वेक्टर है A तो उसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका यही होता है ना कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड और साथ में उसका यूनिट वेक्टर। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, L को L की मैग्नीट्यूड और L का यूनिट वेक्टर, चलो ऐसे लिख लो, L यूनिट वेक्टर साथ में मैग्नीट्यूड। अब आप देखो बेटा लेंथ जो है उसकी डायरेक्शन में ये है, चार्ज मूव भी इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, सेम ही डायरेक्शन है ना। अब यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, बेसिकली यूनिट वेक्टर आपको वेक्टर की डायरेक्शन के बारे में बताता है। इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, यानी L जो है इसकी मैग्नीट्यूड है 1, यानी मल्टीप्लिकेशन पे इसकी मैग्नीट्यूड पे इसका कोई असर नहीं होता, सिर्फ आपको क्या बताता है, डायरेक्शन। अब आप देखो कि V की डायरेक्शन भी वही है और L की डायरेक्शन भी वही है, तो आप इसकी जगह पे यानी डायरेक्शन तो सेम है ना, V इज इक्वल टू L यूनिट वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, इसकी भी 1 इसकी भी 1 और डायरेक्शन भी सेम है। तो इसकी जगह पर आप ऐसे लिख सकते हो, L की जगह पे V यूनिट वेक्टर और L की मैग्नीट्यूड वैसे की वैसे लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मैं फिर बता दूं कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना उस एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड होती है 1,
मैग्नीट्यूड उसकी 1 होती है, सिर्फ एक डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है। और अब यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी वही है और लेंथ की डायरेक्शन भी वही है, तो आप यहाँ पर लेंथ यूनिट वेक्टर की जगह पर वेलोसिटी यूनिट वेक्टर लिख सकते हो। अब आपको पता चल गया ये मैग्नीट्यूड साथ में यूनिट वेक्टर, तो ये क्या हो गया, वेलोसिटी का वेक्टर, और एल आपके पास स्केलर आ गया। समझ आई? ऐसे खाते हैं एक दूसरे का हक, बातों बातों में घुमा कर। अच्छा, इससे ना मुझे एक वीडियो याद आ गई है, जिसमें ना वो एक मूवी का क्लिप है और उसमें वो कहता है ये ले, मतलब ना वहां पे एक तेरा एक मेरा, कह रहा सही है, फिर कहता है ये ले 2 तेरे और 2 मेरे, यानी उसके टोटल 2 हो जाते हैं, 2 खुद रख लेता है, यानी अपने पास 3 कर लेता है। वायरल मीम है, शायद आप लोगों ने देखी हो, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाकू हो, किताबी कीड़े हो, फिर शायद आपने ना देखी हो, ये शायद हो सकता है कि आपने वैसे भी ना देखी हो। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर आप इसको लिख लो, तो एफ एल आपके पास क्या आ जाएगा, चलो मैं कलर और लिख लेती हूँ। एफ एल आपके पास आ जाएगा एन ए क्यू, ये एल, और वी का वेक्टर क्रॉस बी। अभी आपके पास ये जो फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है बेटा, ये आपके पास फोर्स है कि अगर इस तार के अंदर, इस कंडक्टर के इतने हिस्से के अंदर 1,00,000 चार्ज कैरियर्स हों, तो उन पर टोटल कितनी फोर्स लग रही है। आपने तो ये देखना है ना कि एक चार्ज कैरियर पर कितनी फोर्स लग रही है, सही है। तो अब आपने अगर एक का देखना है तो इसको डिवाइड कर दो। देखो, इसको डिवाइड करने के लिए ना पहले मैथ का एक ना वो यूनिटी रूल जो होता है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अभी इसके लिए ना इसको यहीं पे छोड़ो। देखो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर 10 किताबों की वैल्यू पता हो, प्राइस ऑफ 10 बुक्स कितनी है, 100, तो एक किताब के कैसे निकालोगे, प्राइस ऑफ 1, 100 से 10 को डिवाइड करा दोगे ना, यानी क्या करोगे, वैल्यू से उसके तादाद को डिवाइड करा दोगे। यानी अगर आपको 10 किताबों की पता है 100, तो अगर आपने एक की निकालनी है तो किताबों की तादाद से डिवाइड करा दो। इसी तरह आपको टोटल की तो पता है, आपने एक पे निकालनी है तो आप क्या करोगे, तादाद से डिवाइड करा दोगे। तो फोर्स ऑन 1 चार्ज कैरियर, ठीक है, कितनी होगी, F इज इक्वल टू एफ एल बाय टोटल चार्जेस की तादाद। और चार्जेस की तादाद बता, देखो यहाँ पे मैंने निकाले थे, बताया था ना कि ये चार्ज कैरियर्स की तादाद है। तो एफ एल आपके पास कितना आया था, एन ए क्यू एल वी क्रॉस बी, और यहाँ पर ए एल एन, ए से ए गया, एन से एन गया, एल से एल गया, तो यहाँ पर फोर्स आपके पास आ गई Q इंटू वी क्रॉस बी। अब अगर आप इस फोर्स को ध्यान से देखो तो इसके अंदर कोई कंडक्टर की शेप, वेव कंडक्टर की लेंथ, कंडक्टर की वेट, कंडक्टर का एरिया कुछ भी नहीं आ रहा। सिर्फ क्या आ रहा है, सिर्फ आपको ये बताया पूछा जा रहा है कि चार्ज क्या है, वेलोसिटी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी चार्ज जनरली, अगर आपने कोई कंडक्टर नहीं भी रखा, वैसे ही कोई चार्ज उठाकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा दिया, तो उसके ऊपर कितनी फोर्स लगेगी वो भी आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हो। तो बच्चे अब आपने क्या करना है, अब अगर आपके पास एक यानी मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है, मैग्नेटिक फील्ड है आपके पास इस डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ ही होती है हमेशा, ऐसे, ठीक है। अब आप क्या करते हो, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके अंदर आप एक जो इलेक्ट्रॉन है उसको प्रोजेक्ट करवा देते हो, ठीक है। कैसे करवाते हो, ऐसे, यानी इस डायरेक्शन में। अब एंगल कितना है, 90 का, ऑफ कोर्स 90 का है। तो अब आपने ये देखना है कि इसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगी। तो पहले तो हम फार्मूला लिखते हैं ना उसके लिए। तो फार्मूला जो होगा आपको पता है, अभी आपने ड्राइव किया, क्या होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी।
यही होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के लिए क्या आ जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की वजह से V क्रॉस B। अब इस पर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी हम वो देखते हैं। देखो बेटा, सीधा सीधा राइट हैंड रूल यूज कर लो आप। देखो B की डायरेक्शन ये है और सॉरी ये V की डायरेक्शन है, ये B की सॉरी ये 90 का एंगल, ये B की डायरेक्शन है। वेक्टर रहा जो है वही यूज कर लो। कि करना आपने क्या है, देखो मुझे जरा इधर आने दो। B की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखो, B की डायरेक्शन में पहले क्योंकि V आता है यहाँ पर। V की डायरेक्शन में फिंगर्स रखो, B की तरफ कर्ल कर दो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। यानी वो कैसे करेगा, यहाँ से ऐसे आएगा और फोर्स अपवर्ड चला जाएगा, अपवर्ड। फिर मैं बता दूं कि अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आया, V इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और B की डायरेक्शन में, तो फोर्स अपवर्ड लगेगी उसकी। फोर्स क्या लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। और अगर प्रोटॉन आ गया तो उसके लिए आप क्या करोगे, प्रोटॉन आएगा तो वो भी उसकी जगह पे प्लस ही लग जाएगा क्योंकि चार्ज तो सेम ही होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। सिर्फ उसकी क्या होगी, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज होगी क्योंकि इन दोनों के चार्जेस जो हैं वो ऑपोजिट है। इसका अगर ये अपवर्ड आ रहा है तो ये डाउनवर्ड जाएगा। क्यों, क्योंकि फिर ये नेगेटिव और पॉजिटिव है ना, बाकी सारा कुछ सेम ही रहेगा। ठीक है, तो अब बारी है हमारे द लास्ट पार्ट की और वो है न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अब अगर आप यहां तक आ गए हो ना तो एंड का वेट ना करो, अभी से लाइक कर दो वीडियो को। तो खैर, अगर आपके पास वो कहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो हो I प्लस J प्लस K और B हो आपके पास 2I माइनस K और चार्ज हो आपके पास 2 कूलम का, तो फोर्स बताइए। यानी आपको इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर दिया हुआ है। तो अब आप फार्मूला लगा लो जरा। फार्मूला क्या होता है आपका, फार्मूला होता है Q इज इंटू V क्रॉस B। ठीक है, पहले आप V क्रॉस B फाइंड कर लो। V क्रॉस B कैसे फाइंड करते होते हो आप, वही वाला I डिटर्मिनेंट मेथड, J और K। I है आपके पास 1, J है आपके पास 1 और K भी है क्या 1। ठीक है, अब आपने लेना है B, तो B आपके पास क्या, I क्या है 2, J है 0 और K है -1। तो पहले आपने I बाहर निकाला, I की रो भी गई कॉलम भी गया, तो अंदर क्या बच गया 0 माइनस इंटू -1 और प्लस यहाँ पे सॉरी J के साथ माइनस होता है, कैप लगाना भूल गई, सर्दी वैसे है, बेचारे का सर ठंडा हो जाएगा। ये -1 और -2। ठीक है, अब प्लस K के साथ प्लस ही होता है, ये इससे गया तो ये 0 -2, तो ये आपके पास आ गया प्लस I -3J -2K। अब आपने निकाल लेंगे फोर्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी यही वाला Q। तो फोर्स इज इक्वल टू Q कितना है 2 और I -3J, कैप लगा दूं सर्दी बहुत है, -2K। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2I -6J -4K। ये आपके पास फोर्स है। और अगर आपको इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो सिंपली आप क्या करो, ये वेक्टर फॉर्म में आ गई, तो अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो आप इसका 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अच्छा ये माइनस है लेकिन मैंने प्लस लगा लिया क्योंकि स्क्वायर का प्लस ही हो जाता होता है, तो 4 प्लस 36 प्लस 16 और ये आ गया आपके पास 20 और 36
56। ओके, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब अगला क्वेश्चन काफ़ी इजी है, उसके अंदर आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है। उसमें आपने क्या करना है, कह रहे हैं कि अगर कोई चार्ज है उसकी वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकंड हो, 2 मीटर पर सेकंड। मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाई हुई है 10 टेस्ला की। क्यू है आपके पास, चार्ज की वैल्यू है 5 कूलम, तो थीटा है आपके पास 60 डिग्रीज। तो बताइए इसके ऊपर क्या फोर्स कितनी लग गई होगी। यानी कुछ ऐसे है कि आपकी v इस डायरेक्शन में है और ये 60 की डिग्री के एंगल पे आपने ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है। तो आपने फोर्स बतानी है, तो फार्मूला वही यूज होगा जो हम यूज करते आए हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वाला। यानी ओके, तो अब आपके पास फोर्स आ जाएगी क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा की फॉर्म में। तो फोर्स आपके पास आ गई, क्यू कितना है 5 कूलम, वी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, और बी कितना है 10 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। ओके, और थीटा आपके पास साइन 60 है डिग्री। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 10 5 बार 50, 2 मीटर पर सेकंड। ओके, साइन 60 कितना है 1/2, तो 2 से 2 गया, तो फोर्स आपके पास आ गई 50 न्यूटन। ओके, आसान था ये तो। अच्छा, अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, वो भी इजी सही है, उसको भी हम कर लेते हैं साथ ही। वो क्वेश्चन है आपके पास कि अगर आपके पास फोर्स जो है वो 18 न्यूटन लग रही है, फोर्स आपके पास है 18 न्यूटन। कह रहे हैं जी आपको वेलोसिटी दी हुई है 2 मीटर पर सेकंड, मैग्नेटिक फील्ड लगाई हुई है 3 टेस्ला की, थीटा है आपके पास 90। तो आप बताइए कि चार्ज कितना होगा। तो वही वाला फार्मूला QVB, तो FM इज इक्वल टू QVB साइन 90, साइन 91 हो जाएगा, खत्म। फोर्स है आपके पास 18 न्यूटन, चार्ज है आपके पास फाइंड करना है, V है 2 मीटर पर सेकंड और B है आपके पास 3। तो 2 9/18 और ये इधर आ गया 9/3 इक्वल टू Q, और ये आ गया आपके पास 3 इज इक्वल टू, यानी आपके पास चार्ज की वैल्यू होगी 3 कूलम। समझ आ गई। अच्छा, अब साथ ही हम क्या कर लेते हैं, आपका जो एक्सरसाइज वाला न्यूमेरिकल है उसको भी ख़त्म कर लेते हैं। चलो रहने दो, वो फिर कभी सही, जब हम एंड पे चैप्टर के एंड पे बनाऊंगी तो फिर साथ ही ऐड कर दूंगी। तो होप सो कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। न्यूमेरिकल लगाने से आपको पता चल गया होगा कि डिफरेंट तरह से कैसे आ सकता है। यानी अगर आपको वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है तो इस तरह से, और अगर आपको सिंपली दिया हुआ है तो ऐसे आप कर सकते हो। तो आज आपने पढ़ा क्या क्या, आज आपने सबसे पहले पढ़ा कि जो चार्ज होता है, मूविंग चार्ज है, तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगती है। मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला पढ़ा, Q इज इक्वल टू V क्रॉस B होता है। फिर आपने ये पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ पे ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। फिर आपने ये देखा कि अगर चार्ज फील्ड की डायरेक्शन में है तो आपके पास फोर्स ज़ीरो होगी, अगर फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में है तो ज़ीरो होगी। मैक्सिमम तब होगी अगर फील्ड और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, यानी फील्ड और वेलोसिटी में एंगल 90 का है। ये मैं बताना भूल गई। अच्छा, फिर आपने ये देखा कि डायरेक्शन आप कैसे फाइंड कर सकते हो, तो उसके लिए आपने एक जनरल मेथड पढ़ा वेक्टर्स वाला, और इसके अलावा एक स्पेसिफिक मेथड आपने राइट हैंड वाला पढ़ा कि आपने क्या करना है, अपनी सारी उंगलियों को वेलोसिटी की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, अंगूठे को आपने वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो ये पाम जो होगी आपको बताएगी कि फील्ड की डायरेक्शन क्या है। फिर आपने पढ़ा जी
कि जो कंडक्टर है उसके अंदर जो चार्जेस है, यानी सिंपल जो एक सिंगल चार्ज कैरियर है उस पर कितनी फोर्स लगेगी अगर मैग्नेटिक फील्ड में हो। फिर हमने वो फार्मूला प्रूव किया और उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स किए, और यहीं पे आज के लेक्चर का एंड होता है। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।